नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एसटीपी। नवाचारों की इस कड़ी में हम कल से जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिस राज्य के नवाचारों का आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है झारखंड। मतलब हम झारखंड के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों के आइडियाजों पे ही या नवाचारों पे ही हम आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और आज झारखंड के जिस केस स्टडी पे मैं आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, जिन नवाचारों को साझा कर रहा हूँ, उस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक, क्या है इस केस स्टडी के अंतर्गत नवाचार और कितने नवाचार हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, तो आप मुझसे इस सेशन के अंत में, इस वेबिनार के अंत में निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अगर हमसे जूम से कनेक्टेड है तो सीधे तौर पर जूम से संवाद कर सकते हैं, या फिर अगर फेसबुक में आप हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम जिसका नाम ZIIEI या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न भी निश्चित तौर पर मेरे से पूछ सकते हैं। अथवा आप अगर अपने कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस वेबिनार के माध्यम से आप मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के समस्त उन व्यक्तियों, शिक्षकों तक जो आपकी बात सुन रहे हैं, किसी भी विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर जूम या फेसबुक या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहे हैं और आप उन तक अपनी बातें, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपने जो विद्यालय पर बेहतर किया, आपके वो सारे अनुभव भी आप इस वेबिनार, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी साबित हो और उन्हें बहुत फायदा हो अपने विद्यालय में बच्चों को सिखाने में। आप, जैसे मैंने कहा, दो तरीके से हैं, आप दो तरीके में से किसी भी एक तरीके से मुझसे अपने प्रश्न या अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप फेसबुक में के माध्यम से अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे या जूम के भी चैट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ साझा कर सकते हैं या एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप देखिए, वहां पे आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे जूम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात करके अपने प्रश्न सीधे तौर पर हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका हम आज आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे, जिसके बारे में हम आज आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे। उस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। अभिनव शिक्षण तकनीक, तीन शब्द हैं। अभिनव मतलब नया, शिक्षण मतलब सिखाने का है और या शिक्षा देने का, तकनीक मतलब तरीका, मतलब सिखाने का नया तरीका। अभिनव शिक्षण तकनीक नवाचार की क्यों जरूरत पड़ी, क्या है ये केस स्टडी, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि लगभग हर राज्यों की नवाचार पुस्तिका में अभिनव शिक्षण तकनीक, ये नवाचार आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ये है कि टीचर्स को भी लगता है कि जो पुराना पेडागोजी था, पुराने सिखाने की तकनीक थी, उससे हटकर अब कुछ और बेहतर करना पड़ेगा विद्यार्थियों के लिए, तभी वो विद्यालय डेली आ पाएंगे और तभी शिक्षा के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ पाएगा। क्योंकि टीचर ने कहा, सर सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, और सरकार ने बच्चों के लिए मिड डे मील दिया, फ्री ड्रेसेस दिए, फ्री बुक्स दी, मतलब किताबें दी, फ्री शूज दिए, साइकिल इत्यादि भी मुफ्त में वितरित की गई, जिससे बच्चों के नामांकन दर में तो निश्चित तौर पर वृद्धि हुई, लेकिन उस नामांकन दर को अटेंडेंस में या उपस्थिति में बदल पाना अभी भी एक चुनौती शिक्षकों के सामने, अभी भी एक चैलेंज के रूप में बना हुआ है। टीचर ने कहा, सर उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। और पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें कुछ नया करने या नया सीखने को नहीं है।
सेम रूटीन विद्यार्थी को हर दिन फॉलो करना पड़ता है। सुबह रेडी हुए, स्कूल आए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद घर गए, खाना खाया, सोया, होमवर्क किया, फिर ट्यूशन, फिर उसके बाद होमवर्क, सुबह फिर वही रूटीन। टीचर ने कहा सर कुछ नया कहाँ है, और सिर्फ बच्चों के साथ ही क्यों, हम शिक्षकों के साथ भी तो यही है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से वही पढ़ाते पढ़ाते अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरा सिलेबस हमें कंठस्थ हो गया है। अब तो हम कक्षा में जाते हैं और पता है क्या पढ़ाने, पढ़ा कर के आ जाते हैं, कुछ भी नया करने के लिए नहीं है। और इसी कारण से हमारे कुछ इनोवेटिव टीचर्स ने, कुछ नवाचारी शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसे तरीके इजाद किए जाएं, ऐसे तरीके निकाले जाएं जिससे सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया को और बेहतर और इंटरेस्टिंग और प्रभावी बनाया जा सके। कुछ ऐसे नए नए तरीके इजाद किए जाएं जिससे बच्चों को बड़ी आसानी से सिखाया जा सके और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ये बोझिल ना होते हुए बल्कि रोचक बने। और अगर कोई भी गतिविधि रोचक होती है, कोई भी कार्य हम करते हैं अगर वो रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो निश्चित तौर पर हमारा उसे करने में मन लगता है। यही बात विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों पर लागू होती है। जब ये गतिविधियां उन्हें रोचक लगेंगी, जब ये कार्य उन्हें रोचक लगेंगे, तो ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, ये कहीं से कहीं तक बोझिल नहीं लगेगी और फिर बड़ी आसानी से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है शिक्षा। और इसी के साथ हमारे टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आज मैं आपसे 7 नवाचारों पर चर्चा कर रहा हूँ। कौन है वो शिक्षक जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए, मैं एक एक करके उन सभी शिक्षकों के नाम आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। पहले जो टीचर है उनका नाम मलिन कुमार महतो सर, जो कि कल्याणपुर सरायकेला खरसावन से है। इसके अलावा नसीम अहमद सर हैं जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरियातू रांची से हैं। दीपक कुमार सर हैं जो कि राजकीय मध्य विद्यालय गीता आश्रम चतरा से हैं। तारामणि होरो जी हैं जो कि मुर्रा मकला रामगढ़ से हैं। दमयंती देवी मैम हैं जो कि कुजियाम्बा अड़की खूंटी से हैं। मनोज कुमार रे सर हैं जो कि परसाटांड गिरिडीह से हैं। रविंद्र कुमार ओझा सर हैं जो कि चिरौंजिया गढ़वा से हैं। और गजाधर महतो सर हैं जो कि चक्रावली रामगढ़ से हैं। तो ये वो 8 टीचर्स हैं जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडियाज दिए, जिन्होंने ये नवाचार दिए। मैं एक एक करके उन सभी शिक्षकों के द्वारा दिए गए नवाचार आपसे डिस्कस करते हुए चलूंगा। क्यों ये नवाचार आए, इस नवाचार से क्या फायदे हुए और किस तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है, ये सारी बातें हर नवाचार के साथ हम करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नवाचार के साथ जिसका नाम है प्रार्थना सभा से सर्वांगीण विकास। अब शायद आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर प्रार्थना सभा से सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। आइए इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रार्थना सभा से सर्वांगीण विकास संभव है और कैसे शिक्षक ने इस नवाचार को क्रियान्वित किया। विद्यालय में प्रार्थना सभा छात्रों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर दिन की शुरुआत में छात्रों को शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ दिया जाए तो इससे छात्रों की शिक्षा और नैतिक मूल्यों की नींव निश्चित तौर पर मजबूत होती है। हर दिन विद्यालय की जो शुरुआत है आप खुद जानते हैं कि वो प्रार्थना सभा से ही होती है। विद्यालय आते हैं विद्यार्थी और फिर प्रार्थना सभा स्टार्ट होती है, लाइन से आते हैं अपने अपने क्लास वाइज, कुछ स्टूडेंट स्टेज में चढ़ते हैं और फिर प्रार्थना सभा स्टार्ट होती है। टीचर ने सोचा कि क्यों ना प्रार्थना सभा को प्रार्थना सभा के अतिरिक्त भी ज्ञान का एक मीडियम बना दिया जाए, एक माध्यम बना दिया जाए जहां बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी उसी प्रार्थना सभा पे दी जाए। और इसको किस तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम बात कर रहे हैं सर्वांगीण विकास की, तो जिसका सीधा सा मतलब है कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही होगी और इन सभी माध्यमों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा होगा।
इसके लिए आप चाहे या शिक्षक चाहे तो विद्यालय में 4 अलग अलग, जिसको हाउस बोलते हैं या घर बोलते हैं, 4 अलग अलग हाउस डिवाइड किए जा सकते हैं। ये नाम या तो रंगों के आधार पर कर सकते हैं कि रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, या फिर किसी महान हस्तियों के नाम पे कर सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे कर सकते हैं, या किन्हीं प्रसिद्ध राजनेताओं के नाम पर किया जा सकता है, या किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम पे किया जा सकता है। इस तरीके से 4 घर विभाजित कर दिए जाते हैं और बराबर संख्याओं में बच्चों को बच्चों को इन चारों में से किसी एक घर में रख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 बच्चे हैं तो 25-25 बच्चे चारों घरों में हो जाते हैं। अगर मैं हाउस की बात करूं, फॉर एग्जांपल रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस या ऑरेंज हाउस या येलो हाउस, तो रेड हाउस और ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस और येलो हाउस सब में 25-25 बच्चे होते हैं। एक एक सप्ताह एक ग्रुप को दिया जाता है और उस ग्रुप के बच्चे रोटेशन में विभिन्न विभिन्न गतिविधियों में जो प्रार्थना सभा में हो रही है उनमें हिस्सा ले रहे होता है। इससे फायदा ये होता है कि हर बच्चे को स्टेज में आने का मौका अवश्य रूप से मिलता है। रोटेशन पे चलता है ये एक एक सप्ताह। टीचर ने उदाहरण के तौर पर रखा कि हर क्लास के हर हाउस के 4 बच्चे प्रार्थना सभा में शामिल होंगे जो प्रार्थना करवाएंगे, 4 बच्चे राष्ट्रीय गान के लिए आएंगे, एक बच्चा समाचार वाचन के लिए आएगा, एक बच्चा कोट ऑफ द डे या सुविचार बोलने के लिए आएगा, एक बच्चा विज्ञान से प्रश्न पूछेगा, एक बच्चा सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछेगा, एक बच्चा जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछेगा, और इस तरीके से अलग अलग प्रश्न बच्चे पूछेंगे। अब ग्रुप डिसाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बोला गया कि जो रेड हाउस है उसके बच्चों की जिम्मेदारी है, हर हाउस का एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है। अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि एक दिन पहले बच्चों को बता दिया जाता है कि कल आपको प्रार्थना सभा में शामिल होना है, कल आपको घर से समाचार या न्यूज तैयार करके लाना है, कल आपको एक विज्ञान का प्रश्न तैयार करके लाना है, कल आपको सामाजिक अध्ययन का, और कल आपको जनरल नॉलेज का प्रश्न तैयार करना है। अब बच्चे निर्धारित दिन पे स्टेज पे आते हैं और प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने प्रार्थना की, राष्ट्रगान किया, उसके बाद समाचार वाचन हुआ तो बच्चों को न्यूज की जानकारी, आसपास जो घटनाएं हैं, जो देश में विदेश में घटनाएं हो रही हैं, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज हेडलाइंस मिल जाती हैं। बच्चा फॉर एग्जाम्पल जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछता है। अब जब जनरल नॉलेज से बच्चे ने प्रश्न पूछा तो जो दूसरे बच्चे खड़े हुए प्रार्थना सभा में, उनमें से कोई भी बच्चा स्टेज में आकर के अगर उसे जवाब पता है तो हाथ उठाता है, उसको बुलाया जाता है और वो आकर के स्टेज में आंसर करता है। अगर उसका जवाब सही है तो तालियों के माध्यम से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इसी तरीके से विभिन्न विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे स्टेज में आकर के उसका उत्तर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों को समाचार या न्यूज की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चे जब स्टेज में आते हैं तो उनका स्टेज फियर दूर होता है। कई बार हम में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा या होता होगा कि जब स्टेज में अचानक से जाना होता है तो दिल जो यहाँ धड़क रहा है वो ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे यहाँ कहीं पे धड़क रहा है। बहुत तेज से हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, गला सूखने लगता है, बहुतों के साथ दिक्कत होती है। कई लोग के साथ तो ये स्थिति होती है कि पैर कांपने लगते हैं उनके। और अगर स्टेज फियर है तो हम कभी भी अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो बच्चों के अंदर जो स्टेज में जाने का डर है वो धीरे धीरे दूर होता है। और इसके साथ टीचर अलग अलग दिन भी डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को डिसाइड कर सकते हैं कि पीटी होगी प्रार्थना सभा के दौरान, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बच्चों को योग कराया जाएगा। तो बच्चे शारीरिक दृष्टि से भी अब ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनका शरीर बेहतर बनता है। तो इस तरीके से प्रार्थना सभा में बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाता है, विभिन्न जानकारी दी जाती है, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों।
इसके अतिरिक्त बच्चों को यहाँ पे और कक्षा से जोड़ने के लिए ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा आज विद्यालय में, कौन कौन सी गतिविधियों में किस क्लास के बच्चे शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में कौन से बच्चे शामिल होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए किस क्लास के बच्चे शामिल होंगे इत्यादि। इसके अलावा बच्चों के नाखून काटना हाइजीन के तौर पे साफ सफाई को ध्यान में रखने के लिए बच्चों के नाखून कटे हुए हैं अथवा नहीं, बाल प्रॉपर कटे हुए हैं अथवा नहीं, बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन के आए अथवा नहीं, बच्चों के बाल सही तरीके से कटे हुए हैं मतलब बराबर कटे हुए हैं नहीं, ये सारी गतिविधियों का भी निरीक्षण वहां पे प्रार्थना सभा के दौरान किया जाता है। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे प्रेरित होते हैं कि वो विद्यालय साफ सुथरे आए, सारी तैयारी के साथ में आए, प्रश्न पूछने के लिए या उत्तर देने के लिए तैयारी के साथ आए। ऐसी विभिन्न गतिविधियों में जब बच्चे शामिल होते हैं दिन के शुरुआत में ही, तो निश्चित तौर पर उनको उनका जो विद्यालय आने का लक्ष्य है या उद्देश्य है वो भी पूर्ण होता है और बच्चों को विभिन्न जानकारी प्रार्थना सभा के दौरान ही प्राप्त हो जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है जिज्ञासा मंच। हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। कुछ बच्चों को तो आप सबने देखा होगा कि वो दिन भर प्रश्न पूछते हैं, दिन भर उनके मन में क्वेश्चन रहते हैं कि ये चीज कैसे होती है, ये कैसे हुआ, ये क्या है, पंखा क्यों घूम रहा है, पानी ठंडा क्यों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चे लगातार पूछते रहते हैं। कुछ बच्चों की विशेष आदत होती है और यकीन मानिए सीखने का जो पहला कदम है, पहला स्टेप है वो जिज्ञासा ही है। अगर बच्चा जिज्ञासु है तो बहुत कुछ सीखता है और बहुत बेहतर तरीके से सीखता है और ऐसे बच्चे ही आगे चलकर वैज्ञानिक, बेहतर इंजीनियर या बेहतर व्यवसायी बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि बच्चे आसपास में जिज्ञासा बचपन में ही बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है और बच्चे आसपास दैनिक वातावरण में जो देखते हैं, जो घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, आस पड़ोस की वस्तुएं जो दिखती हैं उन्हें, कई बार गाड़ियां ऐसी दिखी, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी दिखती हैं जिनको क्या है, जिनके प्रति जिज्ञासा बच्चों के अंदर जागृत होती है और कई बार बच्चों को इसका समाधान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कई बार बच्चे शिक्षकों से पूछने में संकोच करते हैं कि पूछूंगा तो पता नहीं टीचर क्या कहेंगे, या क्लासमेट्स के सामने पूछने में संकोच करते हैं कि मेरे क्लासमेट्स सोचेंगे कि अरे तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, और इस कारण से बच्चे प्रश्न पूछने से कतराते हैं और जब प्रश्न नहीं पूछते हैं तो उनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है और जब धीरे धीरे जिज्ञासा का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो जो जिज्ञासा है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती है। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोचा क्यों न एक जिज्ञासा पेटी बनाई जाए जिसमें बच्चे आसपास की जो भी घटनाओं को घटता हुआ देखते हैं, कोई भी अगर उनके मन में ऐसा प्रश्न उठता है या कक्षा में कई बार संकोच की वजह से बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं तो ऐसे प्रश्न भी बच्चे पूछ सकते हैं। इसके लिए एक जिज्ञासा पेटी बनवाई गई, कार्टन का यूज किया गया। उसके इस्तेमाल से बच्चों की मदद से आर्ट एंड क्राफ्ट के दौरान, क्लास के दौरान बच्चों को बोला जाता है कि इस जिज्ञासा पेटी का निर्माण करें, उसे बनाएं। बच्चे चाहें तो अपने अनुसार उसे रंग दे सकते हैं और बीच में जिज्ञासा पेटी उस पर लिखा जाता है। टीचर महत्व बताते हैं जिज्ञासा का और बच्चों को बताते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, आसपास जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं, तो आपको के मन में अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है उन घटनाओं से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर जिज्ञासा पेटी में प्रश्न डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हो उसमें, चाहे तो अपना नाम ना लिखें। अब जिज्ञासा पेटी को एक ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जहां पे आसानी से बच्चे उसमें अपने प्रश्न डाल सकते हैं और सप्ताह के अंत में या शिक्षक चाहे तो रोज भी जब प्रार्थना सभा के बाद असेंबली जब होती है छुट्टी के दौरान, उस असेंबली के दौरान प्रश्नों के उत्तर बच्चों को दिए जा सकते हैं। बच्चों के मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं और बच्चे उनका उत्तर शिक्षक से ले सकते हैं उस पर्ची पे लिख करके। उदाहरण के तौर पे विद्यालय के बागीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाने के बाद छात्रों को अपनी जिज्ञासा पर्ची पर अपनी जिज्ञासा लिख कर आने के लिए बोला गया। क्या जिज्ञासा, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इससे संबंधित। सिमिलरली कोई बच्चा विद्यालय से आ रहा था तो उसने देखा कि सोलर पंप की मदद से
पानी ऊपर छत पे टंकियों पर चढ़ाया जाता है। तो उसने जिज्ञासा पर्ची में प्रश्न रखा कि किस तरीके से सोलर पंप के माध्यम से पानी ऊपर चला जाता है, टंकी पर चला जाता है। टीचर ने बच्चों को समझाया कि किस प्रकार सोलर प्लेट जो लगी होती है ऊपर टंकी पे, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और किस प्रकार से फिर वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर टंकी पे चढ़ता है। ऐसे बच्चे आसपास बच्चों को सीखने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चे जिन घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, आसपास जो वस्तुएं देखते हैं, फॉर एग्जांपल जलों के स्रोत देख लिया, पौधों की संरचना देख ली, आसपास डाकघर, बैंक, पुलिस थाना, अस्पताल इत्यादि की जो वस्तुएं या जो बिल्डिंग्स बच्चे देखते हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न वो जिज्ञासा पेटी में लिख सकता है। ध्यान दें कि छात्रों की को जिज्ञासा पेटी में प्रश्न डालने के लिए पर्ची पर प्रश्न लिखने के साथ साथ विषय भी लिखने को कहें। छात्र विषय लिखते हैं तो इसके लिए ये आसान हो जाता है शिक्षकों के लिए कि अगर वो विषय आधारित कोई प्रश्न है तो उसको अलग कर लें, और फिर विषय आधारित उत्तर बच्चों को, अगर वो क्लास स्पेसिफिक है तो क्लास में उत्तर दे सकते हैं, अगर वो जेनेरिक है सारे बच्चों के लिए उसका इस्तेमाल है, तो ऐसे उत्तर या ऐसे प्रश्नों के उत्तर शिक्षक असेंबली के दौरान, प्रार्थना सभा के दौरान भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नवाचार आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन। कक्षा में बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन बहुत ही प्रभावी नवाचार साबित हो सकता है। साथ ही साथ बच्चे स्वयं पढ़ के आए टेस्ट के लिए, इसके लिए भी सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन नवाचार बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। अभी तक क्या होता है कि बच्चों का टेस्ट लिया, विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, और टीचर स्वयं कॉपी चेक करते हैं, कॉपी जांचते हैं, और उसके अंक बच्चों को दिए जाते हैं। टीचर ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और बोला कि आपकी जो कॉपीज हैं, जब मैं टेस्ट लूंगा तो आप भी एक दूसरे की कॉपी जांच रहे होंगे और आपको मार्किंग करनी है। और शिक्षक बच्चों को ये भी प्रोत्साहित करते हैं कि अपने मित्रों के में अंक ज्यादा ना दे दें। उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि आपको अंक ज्यादा नहीं देने हैं, जितने अंक बनते हैं उतने अंक देंगे, गलत काम हमें नहीं करना है, गलत तरीके से किसी को एक्स्ट्रा मार्क नहीं देना है। और टीचर स्वयं भी बताते हैं कि मैं भी आपके जांचने के बाद उन कॉपीज को जांच पाऊंगा। उसके बाद दीवार पे एक चार्ट लगाया जाता है जिसमें बच्चों का नाम, विद्यार्थियों का नाम अंकित किया जाता है, विषय अंकित किया जाता है, दिनांक अंकित किया जाता है, किस विषय में या टेस्ट में कितने अंक बच्चों ने अर्जित किए, ये सारी जानकारी उसमें लिखी होती है। अब चार्ट टंगा होता है जिसमें बच्चों का, जैसे मैंने कहा, नाम होता है। टीचर एक सप्ताह पहले ही बता देते हैं कि अगले सप्ताह आपका टेस्ट होगा इस टॉपिक, इस विषय वस्तु पे, और आपको पढ़ के आना है। बच्चे पढ़ के आते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि कॉपी एक दूसरे की भी हमें जांचनी है, तो बच्चे ज्यादा डेडिकेशन, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बच्चे और गहराई से पाठ का अध्ययन करके आते हैं, जिससे उन्हें कॉपी जब दूसरे व्यक्ति की, दूसरे अपने साथी की सहपाठी की जांच रहे हो तो बेहतर तरीके से जांच सकते। अब बच्चे कॉपी जांचते हैं, कॉपी जांचने के बाद जितने अंक उनके मित्र ने प्राप्त किए या उनके सहपाठी ने प्राप्त किए, वो अंक उसके नाम के बगल पे लिख देते हैं। शिक्षक बच्चों को समय देते हैं कॉपी जांचने के लिए, एक निश्चित समय, और उसके बाद जिस बच्चे ने जो अंक अर्जित किए वो उस चार्ट में उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है। महीने के अंत में जिस बच्चे के सर्वाधिक या जिस विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक होते हैं, उस विद्यार्थी को सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के समक्ष सम्मानित किया। तो ये था हमारा तीसरा इनोवेटिव आइडिया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है खिलौनों से सीखे विज्ञान। खिलौने हम सब ने बचपन में खेले होंगे और बच्चों को बहुत पसंद होता है। मार्केट जाते हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा और बच्चे के साथ आप दुकान या मार्केट जाते हैं, तो बच्चे अक्सर खिलौने की दुकान पे खड़े होकर जिद करने लगते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे डॉल चाहिए इत्यादि। खिलौने बच्चों को बहुत पसंद होता है।
टीचर ने कहा सर मैंने सोचा कि जब खिलौने बच्चों को इतना पसंद है तो क्यों ना खिलौने का इस्तेमाल करते हुए ही बच्चों को विभिन्न विषय वस्तुओं की जानकारी दी जाए, क्योंकि बच्चों को अपने खिलौने बहुत प्रिय होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे टूटने के बाद भी अपने खिलौने को संभाल के रखते हैं, उसको फेंकते नहीं। और इन खिलौने के माध्यम से ही विभिन्न कक्षा स्तर के बच्चों को गणित, विज्ञान के सरल एवं जटिल जटिल सिद्धांतों को खेल खेल के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। टीचर ने इसके लिए किस प्रकार से इसका विद्यालय में क्रियान्वयन किया, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि किसी तय दिन आपको अपने घर से जो आपके टूटे हुए खिलौने उनको लेकर के आना है। उसके बाद शिक्षक खिलौनों को अनेक प्रकार यानी गुड्डा गुड़िया, पिस्तौल इत्यादि के आधार पर अलग अलग कर देता है। यह कार्य शिक्षक छात्रों से भी करवा सकते हैं। एक निश्चित दिन बच्चे अपने अपने खिलौने टूटे हुए लेकर के आते हैं जो उनके घर में थे। अब बच्चे अपने अपने घर से खिलौने लेकर के आए। इससे अब क्या फायदा हुआ कि टीचर बच्चों को खिलौने लेते हैं और एक एक करके बच्चों के खिलौने जो टीचर ने प्राप्त किए उसके अनुसार बच्चों को जानकारी देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों की उम्र के अनुसार उनका खिलौने का भी सिलेक्शन होता है। छोटा बच्चा है तो डॉल वगैरह पसंद करेगा, बड़ा बच्चा वो है तो कार, ट्रक, बंदूक इत्यादि के खिलौने ज्यादा पसंद करता है। टीचर इन्हीं खिलौने के माध्यम से, जैसा मैंने कहा, क्लास के अनुसार, उम्र के अनुसार ही बच्चों को खिलौने का सिलेक्शन है, उनकी पसंद भी होती है। शिक्षक विभिन्न जानकारियां दे सकता है। जैसे छोटी क्लास का बच्चा अगर उस डॉल वगैरह लेके आया, गुड्डा गुड़िया लेकर के आए, तो शिक्षक उससे विभिन्न शरीर के अंगों की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि हाथ क्या है, नाक क्या है, मुंह क्या है इत्यादि। दूसरा, अगर कोई बच्चा गाड़ी लेके आए तो गाड़ी के द्वारा शिक्षक छात्रों को संतुलन, दिशा, गति जैसे कई विषय समझा सकता है। तीसरा, अगर कोई छात्र चाबी वाले खिलौने लेकर के आए तो चाबी वाले खिलौने की मदद से शिक्षक छात्रों को उसके पीछे जुड़े विज्ञानों के मूल सिद्धांत समझा सकता है। और इसके अतिरिक्त शिक्षक बच्चों को ये भी मौका देते हैं कि अगर आप किसी दूसरे विद्यार्थी से अपने खिलौना बदलना चाहते हैं एक दो दिन के लिए तो आप अपने खिलौने भी बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको उनका खिलौना तोड़ना नहीं। अब बच्चे आपस में एक दूसरे से खिलौना एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हम जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, तो दैनिक स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो हो सकता है एक आधी खिलौना अफोर्ड कर पा रहे हो। अब बच्चे आपस में जब एक दूसरे से खिलौना एक्सचेंज करते हैं तो उनके पास बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं और बच्चे दूसरे खिलौने के माध्यम से भी अब खेल पाते हैं और सीख पाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के खिलौने खेलने को मिले, बच्चों में मिल बांट कर रहने की भावना जागृत होती है कि हमारे पास कोई वस्तु है तो हमें उसको मिल बांट कर एंजॉय करना चाहिए, खेलना चाहिए। इससे फायदा ये हुआ कि विद्यालय में अनुभाविक, प्रासंगिक और रुचिकर शिक्षा का विकास होता है। पठन पाठन प्रक्रिया में छात्रों और शिक्षकों में सहभागिता बनती है। छात्रों की स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में सुधार होता है और छात्रों की उपस्थिति दर में भी निश्चित तौर से इन नवाचारों के माध्यम से सुधार। अगला नवाचार है ध्यान विधि से बढ़ाएं स्मरण शक्ति। हम किस तरीके से ध्यान विधि से स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया केवल सीखने छात्रों के शैक्षिक ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में बहुत लाभकारी साबित होती है, क्योंकि अक्सर हम सबके साथ होता है, कई बार सामान रख करके भूल जाते हैं। होता है चाबी के साथ अक्सर होता है कि चाबी आपने रखी और भूल गए, कोई सामान आपने रखा और हम भूल जाते। छात्रों की में एकाग्रता तो इस ध्यान विधि से छात्रों में एकाग्रता तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनमें आत्मबल और भावनात्मक संतुलन भी आता है। इस गतिविधि को नियमित रूप से कक्षा में क्रियान्वित करने से कई सकारात्मक दूरगामी परिणाम भी देखे गए। जैसे मैंने कहा कि कई बार हमारे साथ होता है कि हमने चाबी रखी और भूल गए,
क्यों होता है ऐसा, कभी हमने सोचा? वो इसलिए होता है कि जब वो काम हम कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर तो काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग उस वक्त किसी दूसरी वस्तु के बारे में सोच रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। और क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, इसलिए हमारा फोकस उस पर नहीं होता। एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर आप भी इस चीज से पीड़ित है, पीड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। हम कोई वस्तु रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट कागज हो सकते हैं, चाबी हो सकती है, कई बार मोबाइल होता है, पर मोबाइल के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे को बोल देते हैं कि मिस कॉल करो या कॉल करो, तो घंटी बजेगी तो मैं समझ जाऊंगा कहाँ रखा हुआ है। और कई बार मेरे मन में एक ख्याल आता है कि ये जो घंटी बजने वाला ऑप्शन है, क्यों ना ये हमारी दूसरी वस्तुओं जैसे हमारे महत्वपूर्ण कागज हो गए, चाबी हो गई, इत्यादि चीजों में भी ये सिस्टम हो कि आप भी उनमें घंटी बजाकर बजाएं अपने फोन से और वो मिल जाए कि कहाँ पे रखा हुआ है। वो या चाबी ऐसी वस्तु खुद ही बोल दे कि मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ या रखा हुआ हो। तो हम क्यों भूल जाते हैं? जैसा मैंने कहा कि हम जब उस वस्तु को रख रहे होते हैं तो हम शरीर से तो उसे रख रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। एक तरीका बता देता हूँ कि जब ऐसा कोई काम आप कर रहे होते हैं तो आप स्वयं को बतला दें कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये पेन मैं टेबल पे रख रहा हूँ। इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आपने खुद को एहसास कर दिया, आपका दिमाग जो कहीं और था उसका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपने इस वक्त इसी चीज पे ला दिया, इसी काम पे ला दिया कि मैं ये पेन इस टेबल पे यहाँ पे रख रहा हूँ, ये चाबी मैं यहाँ पे टांग रहा हूँ, टांग रही हूँ। यकीन मानिए अब आप भूलेंगे, तो आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन, पूरा अटेंशन उस वस्तु। ये तो मैंने आपके काम की चीज बताई। अब बच्चों की अगर हम बात करें कि ध्यान विधि से किस तरीके से स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि कितनी इंद्रियां होती हैं, कितने सेंसस होता है। आपको उत्तर आएगा 5। कौन सी हो इंद्रियां? अब कई बार एकदम से कोई पूछ ले तो हमें ध्यान नहीं रहता है कई बार, या बच्चों को आपको सिखाना है तो किस तरीके से सिखा सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा मैं यहीं पे ही कर देता हूँ। एक, यहां से शुरू करते हुए 1 2 3 4 और 5। 5 मतलब स्किन, हमारा सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद, और यहां मैंने इसलिए टच किया क्योंकि स्किन, त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां हमारी होती हैं। आप जब छोटे रहे होंगे या आप भी अगर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि बोल बोल के याद करो। क्यों कहते हैं बोल बोल के याद करो? आपने कभी सोचा है? हम बोलते हैं बोल बोल के याद करो, इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि बोल बोल के याद करो, जिससे उनकी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल हो। जितनी ज्यादा इंद्रियों का हमारे इस्तेमाल होगा, हमारी स्मरण शक्ति उतनी ही बेहतर होगी। बोल बोल के याद करो बच्चों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो सिर्फ पढ़ के याद कर रहे हैं, मन में पढ़ते हुए याद कर रहे हैं, तो उनकी एक इंद्रिय इस्तेमाल होती है, उनकी आंखें। पर जब वो बोल कर याद कर रहे हैं तो उनकी आंखें तो इस्तेमाल हो ही रही, उनकी दूसरी इंद्रिय भी इस्तेमाल हो रही है। कौन सी? जल्दी बताइए मुझे। वो इंद्रिय है कान। सुनकर भी बच्चा उसे ग्रहण कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम के टाइम पे होता है कि हम बड़ा रटते हैं सुबह उठ करके, जैसे कोई ऐसे ही बोले महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, स्कूल लेवल मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसे ऐसे मेरे बच्चों ने ये वाला याद किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपसे कि हम बड़े सुबह से उठ करके ऐसे इस तरीके से रटना चालू कर देते थे। किस तरीके से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि रटना आवश्यकता नहीं है। हम बिना रटे अगर हम समझते हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं होती। हम भूलते क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ कि हम भूल क्यों जाते हैं, हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम रटते हैं, और हम रटते क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं। लेकिन अगर हम
समझने लग जाए, हम समझ लें टॉपिक को, बच्चे को टॉपिक क्लियर हो तो उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमें रटने की आवश्यकता या बच्चों को रटाने की आवश्यकता कई बार होती है। जैसे ऐसे की ही बात कर ले, अब महात्मा गांधी जी का ऐसे जिसकी मैंने बात की, तो उसको बच्चों को हो सकता है रटना ही पड़ेगा और दूसरा साधन नहीं। तो जब बच्चा टीचर इसके लिए क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि पहले आप बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर याद कीजिए। बच्चे ने बोल बोल कर याद किया तो उसकी दो इंद्रिय इस्तेमाल हुई, वो देख रहा है और सुन रहा है। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आप अपनी इंद्रियां बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। और मैं आगे बताऊं कि आंखें बंद करने के बाद टीचर क्या बोलते हैं बच्चे से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत इंद्री कौन सी है हमारी? सबसे मजबूत इंद्री कौन सी है? आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सबसे मजबूत इंद्री कौन सी है। हो सकता है किसी का जवाब अब आए कि सूंघने की शक्ति या देखने की शक्ति। मैं कहूंगा जो स्पर्श है वो सबसे मजबूत इंद्रिय है। स्पर्श के माध्यम से हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो कलर ब्लाइंड भी होता है, उसे देख करके अलग अलग रंग नहीं पता चलता है। और दूसरा कोई उसे गोद में लेता है तो बच्चा समझ जाता है कि माँ नहीं है, रोने लगता है या रोते रहता है। तो बहुत छोटा है, 10 दिन का, 15 दिन का, तब भी बात की भी बात कर रहा हूँ, जब उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ के गोद में आता है वो बच्चा शांत हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो अब स्पर्श के माध्यम से जानता है कि ये मेरी माँ है। 9 महीने उनकी कोख में रहता है, उनके गोद में आता है सबसे पहले, तो जानने लगता है कि ये मेरी माँ है। स्पर्श का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता है। इसीलिए दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं उनमें स्पर्श, या जितने भी रिश्ते हैं सब में स्पर्श को माध्यम बनाया गया है कि स्पर्श के माध्यम से आप जुड़ते हैं। अगर हम आशीर्वाद लेने की बात कहें तो हम बड़ों के पैर छूते हैं और वो हमारे सिर में हाथ रखते हैं। स्पर्श की है वो। स्पर्श से हम जताते हैं। पति पत्नी या दोस्त आपस में गले मिलते हैं ये एहसास कराने के लिए कि हम क्लोज। आप देख रहे हैं, आप अपने मित्रों से कभी भी मिलते हैं, आप देख रहे हैं उनसे, आप हाथ मिलाते हैं, ये गले मिलते हैं। क्यों करते हैं हम इसे? क्योंकि हम ये एहसास कराते हैं, या हम हमारे सबसे मजबूत इंद्रिय स्पर्श को एहसास कराना चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ। हम किसी से बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं, कोई दुखी होते हैं और कोई हमें गले लगाता है, तो हम बहुत सुकून सा महसूस करते हैं। तो इस सबसे मजबूत इंद्रिय हमारी स्पर्श ही है। और इसी स्पर्श की स्पर्श नामक इंद्रिय का इस्तेमाल करते हुए टीचर ने कहा कि सर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पहले आप बोलिए, देखिए, आप उसको बोलिए, रटिए, समझिए। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके जो आपने याद किया हुआ है उससे आप अपने हथेलियों में लिखिए। मतलब उंगली को पेंसिल की तरह या पेन की तरह इस्तेमाल करते हुए आप उसको हाथों में उस उत्तर को लिखिए। या जैसे ऐसे की बात है तो बच्चे ने ऐसे को हाथ में उसी अनुसार लिखा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, तो हाथ में लिख रहा है, आंख बंद किए हुए। और कहीं पे अगर भूलता है तो फिर देखता है, फिर उसे रटता है, समझता है और फिर उसे अपने हथेलियों पे लिखता है। इससे फायदा क्या हुआ कि बच्चे की मैक्सिमम इंद्री, 3 इंद्रियां इस्तेमाल हो रही हैं। अब वो जल्दी भूलेगा नहीं क्योंकि स्पर्श के माध्यम से उसने आकृतियां बना ली और अब लंबे समय तक उसके दिमाग में वो प्रश्न, वो उत्तर रहेगा। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन एक एक्टिविटी है, इसके माध्यम से बच्चा बड़ी आसानी से यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है शुभंकर से शिक्षण। क्या होता है शुभंकर और शुभंकर से शिक्षण क्या है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुभंकर, आपने इंडियन रेल देखा है, उसमें एक हाथी आपको दिखा होगा जो ऐसे लालटेन या टॉर्च लिए खड़ा होता है, नीले कलर का जैकेट पहने हुए, सफेद कलर का पैंट पहने हुए। दिखा है आपने, कभी देखा है उसको?
भोलू नाम है उस हाथी का, वो शुभंकर है भारतीय रेल का। ऐसे ही जब भी ओलंपिक होते हैं, जब भी वर्ल्ड कप होते हैं, तो अलग अलग जिस देश में भी हो रहे होते हैं, वो देश उसका शुभंकर मतलब उसका एक लोगो, एक व्यक्ति या कोई जानवर होता है, उसका कैरिकेचर बनाता है। अगर आप दिल्ली मेट्रो की बात करें तो एक छोटी सी बच्ची बैग टांगे हुए, नीले कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए नमस्ते करते हुए खड़ी रहती है, वो शुभंकर है। एयर इंडिया में आपने देखा होगा महाराजा ऐसे करते हुए स्वागत के लिए खड़ा होता है, तो वो शुभंकर है। ये सारे शुभंकर हैं जो आकृति है, किसी चीज को डिफाइन करते हैं। हम सबको पता है कि बाल मन बहुत निर्मल होता है, उन्हें सहजता और स्नेह भाव से पढ़ाया जाए तो विद्यालय आना, पढ़ना, कक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित होना उन्हें रोचक लगने लगता है। और यदि उन्हें विद्यालय में एक काल्पनिक मित्र या शुभंकर मिल जाए तो उनका मन पढ़ने में और अधिक लगने लगता है। टीचर ने इसी थॉट के साथ सोचा कि क्यों न विभिन्न विषयों, विभिन्न कार्यों की जानकारी जब शिक्षक देते हैं, शिक्षक के अतिरिक्त थी, क्यों न उन्हें काल्पनिक मित्र, एक शुभंकर बहुत सारी जानकारियां देते। और इसी के साथ टीचर ने बच्चों की मदद से ही उन्हें बोला कि हम एक शुभंकर तैयार कर रहे होंगे जो आपका मित्र होगा, और उसे आपको ही डिजाइन करना है, आपको उसकी आकृति बनानी है। बच्चों से बोला जाता है कि वो घर से पुराने कपड़े, फीता, पुराने शूज इत्यादि ला सकते हैं, और पुरानी मटकी वगैरह भी लाई जा सकती है जिसे शुभंकर का सिर बनाया जा सके। उसके बाद शुभंकर को सजाने की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। बच्चे उसके आँख, कान, मुंह, अगर लड़की बनाना है उसको तो उसके लिए चूड़ियां इत्यादि भी लाई जा सकती हैं, बिंदी लगाई जा सकती है, चोटी बनाई जा सकती है उसकी। ये सारा काम बच्चे ही करते हैं और शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपका मित्र है, इसका जो नाम चाहे आप नाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक बच्चों ने उसे बच्ची का की आकृति दी, रूप दिया और उसका नाम रखा पिंकी। टीचर ने कहा कि ये पिंकी आपकी दोस्त है और आज से आप जो विद्यालय आएंगे तो पिंकी से आप मिलते हुए आएंगे और मिलते हुए जाएंगे। इसको टीचर चाहे तो या तो गेट पे खड़ा कर सकते हैं। बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट, जैसे किसी से आप मिलते हैं तो उसे ग्रीट करना, उसका अभिवादन करना जैसी आदत बच्चों के अंदर डालनी है, तो इसके लिए शिक्षक उसे गेट पे रख सकते हैं, इस पिंकी नामक शुभंकर को। और बच्चों को बोला जाता है कि जब भी आप विद्यालय आएंगे तो पिंकी से को गुड मॉर्निंग कहते हुए या नमस्ते कहते हुए आप विद्यालय के अंदर आएंगे, और जब जा रहे होंगे तो इससे बाय करते हुए आप विद्यालय से जाएंगे। तो ऐसी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसी, बाय जैसी आदतें बच्चों के अंदर, विश करने जैसी आदतें, ग्रीट करने जैसी आदतें, अभिवादन करने जैसी आदतें बच्चों के अंदर इस शुभंकर के माध्यम से सिखाई जा सकती है। इसके अलावा कई बार शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उसका उत्तर उतनी रोचकता के साथ, इंटरेस्ट के साथ नहीं देते, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। शिक्षक ने क्या किया, कक्षा में भी शुभंकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षक बोलते हैं कि पिंकी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि पिंकी का हाथ चाहे तो इस तरीके से करवा सकते हैं जिससे वो बच्चों को पॉइंट कर सके। शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि पिंकी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है और पिंकी जिस बच्चे से प्रश्न पूछेगी उसी को उसका उत्तर देना। और टीचर ने इस तरीके से पिंकी को घुमाया, पिंकी की उंगली इस तरीके से घूमती है और किसी एक बच्चे पे आकर के रुकती है। किसी एक बच्चे पे आकर के रुकी और टीचर ने कहा बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अब वो बच्चा देश के प्रधानमंत्री का नाम बताता है। ऐसे विषय आधारित प्रश्न भी शिक्षक पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विषय आधारित हो कि कोई पार्ट टीचर ने पढ़ाया हो देश की स्वतंत्रता के बारे में, तो शिक्षक पूछ सकते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ। टीचर बोलते हैं कि आप बच्चों को उत्तर देना है, जिस बच्चे से ने हाथ उठाया उससे मैं पूछूंगा, और जो बच्चा सबसे सही उत्तर देगा 1 हफ्ते तक वो उसका दिया हुआ नाम शुभंकर का नाम होगा। और या फिर बच्चे चाहे तो अपना नाम उस शुभंकर को दे सकते हैं। बच्चे इससे प्रोत्साहित होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्नों का उत्तर दें। ध्यान दें, ये शुभंकर का निर्माण और उपयोग
पूर्ण रूप से आपकी मतलब आप शिक्षकों की कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है। आप जितना बेहतर चाहें उतना बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को सीखने और सिखाने। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है शब्दकोश में वृद्धि। शब्दकोश का ज्ञान विद्यार्थी धीरे धीरे अर्जित करता है। पुस्तकों से, शिक्षकों से, सहपाठियों से छात्र नए नए शब्द सीखकर शब्दकोश में वृद्धि करते हैं और कहते हैं कि हमारा जितना अच्छा शब्दकोश का ज्ञान होगा उतनी ही बेहतर हमारी भाषा भी होगी और उतने ही बेहतर हम वक्ता भी होंगे। सीखने की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस गतिविधि को छात्रों को कक्षा में जहां तक संभव हो किसी एक अक्षर से बनने वाले शब्दों के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है, आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आप एक नोटबुक बनाइए जिसका नाम आप मेरा शब्दकोश लिखेंगे या मेरी डिक्शनरी के नाम से कर सकते हैं। उसको आप बेहतर तरीके से अपने अनुसार सजा सकते हैं या आपकी खुद की पर्सनल डिक्शनरी हो, इसमें बहुत सारे जो जो नए शब्द आप सीखते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद शिक्षक एक पीरियड में बच्चों को बोलते हैं कि आपको किसी भी अल्फाबेट से, उदाहरण के तौर पर शिक्षक ने बोला कि ए अल्फाबेट से या आ अक्षर से आपको जितने ज्यादा शब्द आपके दिमाग में आते हैं उतने शब्द आपको लिखने हैं और शिक्षक इसके लिए समय डिसाइड कर सकते हैं 3 या 5 मिनट का। बच्चों को समय दिया जाता है और जैसे ही उदाहरण के तौर पर 3 मिनट खत्म हुए टीचर बोलते हैं स्टॉप, रुको, और बच्चों से पूछते हैं कि किसने कितने शब्द लिखे। उदाहरण के तौर पर टीचर ने कहा कि 20 से 25 शब्दों के बीच में किस बच्चे ने लिखे। मान लीजिए एक बच्चे ने हाथ उठाया, फिर टीचर ने कहा कि 15 से 19 शब्द किस बच्चों ने लिखे हैं या 15 से 20 शब्द किस बच्चों ने लिखे हैं। बच्चों ने हाथ उठाया। शिक्षक इसी तरीके से बच्चों को 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 के अनुसार विभाजित कर सकते। इसके बाद सबसे पहले जिस बच्चे ने सबसे अधिक शब्द लिखे हुए हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने 23 शब्द लिखे थे, उस बच्चे को बुलाया जाता है और टीचर उससे बोलते हैं कि आपने कौन कौन से शब्द लिखे हैं वो बोल करके सारे बच्चों के सामने बताइए। बाकी विद्यार्थियों से बोला जाता है कि अगर आपने जो ये बच्चा शब्द बोल रहा है अगर वो शब्द आपकी कॉपी में है तो आप उसे गोला कर लीजिए और अगर नहीं है तो आप नीचे नया शब्द लिखते चलिए। बच्चे इसी तरीके से अगर कोई शब्द मिलता है जो बच्चे ने बोला और दूसरे विद्यार्थियों ने लिखा हुआ है तो बच्चों से गोला करते चलता है। जब इस बच्चे के 23 शब्द खत्म हो गए तो अब दूसरे बच्चे के पास जो बचे हुए शब्द हैं गोला लगाने के बाद जो उसके में मिल रहे थे, जो बचे हुए शब्द हैं जो इस बच्चे ने नहीं बोले वो शब्द बोलता है। इसी तरीके से बच्चों को बुलाया जाता है और अंत में बच्चों के पास बहुत सारे शब्द इस लेक्चर के अंत में होता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने जो 10 शब्द लिखे हों वो 23 बच्चों के शब्द से, जो बच्चे ने 23 शब्द लिखे थे उसमें से हो सकता है 1-2 ही मिलान कर रहे हो और 9 के 9 या 8 के 8 शब्द भिन्न हो। तो इस प्रकार से बच्चों के पास बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। बच्चों की वोकैबुलरी, बच्चों की शब्दकोश में बहुत बेहतर तरीके से वृद्धि होती है और कहते हैं ना कि अगर शब्दकोश का ज्ञान बेहतर है, शब्दावली का ज्ञान बेहतर है तो निश्चित तौर पर भाषा पे भी हमारी पकड़ बेहतर होगी और अगर हमारा भाषा पे हमारे शब्दों का चुनाव बेहतर है तो हम निश्चित वक्ता होंगे और अपने विचारों को निश्चित तौर पर और बेहतर तरीके से हम सामने वाले के समक्ष पाएंगे। इसके अलावा इस गतिविधि द्वारा हिंदी के शब्दों को बनाना, गणित में सम विषम आदि की जानकारी, प्राकृतिक संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, गुणज, विज्ञान में धातु अधातु के नाम, सजीव निर्जीव का नाम, तत्वों का नाम, यौगिक का नाम इत्यादि भी बच्चों को बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये थे आज के 7 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इनोवेटिव आइडियाज बहुत पसंद आए होंगे। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है इन नवाचारों से संबंधित या फिर आपके कोई अनुभव हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से आप अपने अनुभव देश भर के समस्त शिक्षकों तक, जो भी हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म
ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब या फिर जूम के माध्यम से देख रहे हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम, कौन बोल मैं रहे हैं? भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर, उत्तरकाशी से, उत्तराखंड से। भूपेंद्र सर नमस्कार, बताएं। प्रणाम सर। आपसे सबसे पहले आपके अरबिंदो सोसाइटी से जो हमको नवाचार मिलता है सर, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम सर। और आपके द्वारा हमारा एक नवाचार होता है सर, जो आपका बोलने का वो है, आपके जो प्रस्तुतिकरण है उससे मैं भूपेंद्र सिंह बहुत गदगद हूँ सर। और जो हमारा आपने सर अभी बताया कि जो प्रार्थना सभाएं हैं, ये जो बच्चों को द्वारा ग्रुप के माध्यम से सर, बच्चों को ग्रुप के द्वारा या सदन के माध्यम से मैंने भी अपने विद्यालय में प्रयास कर रहा हूँ सर उसका। और सर उसमें जो जिस प्रकार से आपने बताया सर, तो थोड़ा मैंने उसमें और जोड़ने का प्रयास किया सर कि बच्चे जो ग्रुप में हैं, जो जैसे हमारे यहाँ, मैंने इससे पहले भी आपसे बताया कि हमारे यहाँ 54 बच्चे हैं इस समय। और उसको मैंने ये किया सर कि प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर, जो आप बोली भी रहे हैं सर, उसको कि मौका मिल जाता है। दूसरा सर कि जो उस दिन का जो ग्रुप लीडर होता है, उस दिन का बच्चे का ग्रुप लीडर होता है सर, उसको सर जो दिन भर की गतिविधियां होती है सर, जो शिक्षण से संबंधित, जो एक सच्ची बात के नाम से सर, सच्ची बात के नाम से एक वो रखा हुआ सर कि जो दिन भर की जो गतिविधियां होंगी वो उसको वो करेगी सर। और अगले दिन वो गतिविधि जो है, चाहे टीचर से, जो टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो पूरी सच्ची बात के नाम से मैंने उसको नाम दिया है। जैसे आख्या की बात करते हैं हम सर, उसी प्रकार से सच्ची बात को बच्चा लिखता है और दूसरे दिन वो प्रेजेंट करता है सर पूरी विद्यालय प्रार्थना सभा में। दूसरा उसमें ये जोड़ने का प्रयास किया गया सर मेरे द्वारा कि अध्यापक जो होगा, उस ग्रुप का जो लीडर अध्यापक होगा, मार्गदर्शक होगा, वो भी उस दिन वो बात रखेगा, अपने कुछ विचार रखेगा कि उस दिन का, पूरे दिन का जो गतिविधियां हैं, उस ग्रुप से, जो ग्रुप ने जो पूरी दिन की गतिविधि की है, दूसरे दिन वो टीचर भी उसका व्याख्यान करेगा सर। तो इससे ये उससे एक मनोबल भी बढ़ता है सर बच्चे का। साथ साथ जो टीचर है, जो अध्यापक है सर, वो भी उसका टीचर के साथ और बच्चे के साथ एक जो खेल के माध्यम से, या उसके बच्चे के अंदर जो भय, जो जिसको हम भय बोल रहे हैं सर, बार बार हम बोल रहे हैं कि भयमुक्त शिक्षा, तो टीचर के साथ उसका भयमुक्त वातावरण बन जाता है सर। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है सर। धन्यवाद सर। बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बात रखी भूपेंद्र सर, और लिटरली आपसे बात जैसे मेरी और भी हुई है पहले, तो मुझे लगता है कि आप बहुत इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चों के अंदर नेतृत्व कौशल का भी विकास होता है बच्चे के अंदर, क्योंकि हो सकता है इन्हीं बच्चे में से कोई बच्चा आगे चलकर लीडर बने या किसी व्यवसाय में अग्रणी तरीके से काम कर रहा हो। तो बचपन से अगर नेतृत्व क्षमता बच्चों के अंदर जागृत कर दी जाए, इसे बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर बच्चा और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और बहुत अच्छा प्रयास है भूपेंद्र सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग, मैं पुनीत मदान बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग पुनीत मैम। सर मुझको एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमसे आइडिया मैंने 3 बारी या 4 बारी भेज दिए, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मैंने दोनों से भेज दिए हैं, पर ये जिनसे मैं www.zi.com से अगर मैं डाउनलोड करती हूँ और वहां पे अगर फीड करती हूँ, पर वहां से भी नहीं जा रहे अब तो। आइडियाज नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे सर, कोई भी नहीं। हो सकता है मैम कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है सर्वर को लेकर के। मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। आप www.isf, I मतलब आइडिया, S मतलब सबमिशन, F फॉर फॉर्म, आपको भी कमेंट बॉक्स पे भी आ जाएगा, .ziei.com। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, www.isf.ziei.com। ठीक है, आप देखिए कमेंट बॉक्स पे आपको रिसीव हो गया होगा। इस पे आप भेजने की कोशिश कीजिए, आई एम श्योर इस पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये डेडिकेटेडली हमने आइडिया सबमिशन फॉर्म के लिए ही बनाया था। जैसे आप देख भी रहे होंगे ISF उसमें लिखा हुआ है, I फॉर आइडियाज, फॉर सबमिशन, F फॉर फॉर्म। इससे भेजिए, आई एम डैम श्योर कि आपके इनोवेटिव आइडियाज हमारे रिसीव होंगे।
सेकेंडली ये कई बार ही होता है यहाँ पे, जैसे चूज फाइल्स लिखी हुई है, अपलोड फाइल्स लिखी हुई है, लाइक इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी हैव अ पिक विद अस, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि भी हम ऐसे कोई और उठा के पिक वहां पे भेज दें, हमारा आइडिया तो कोई और होता है, तो ये तब भी नहीं सबमिट होता। और ओके थर्ड थिंग इज के एक तो यहाँ पे वेब यूआरएल और या फिर लिंक वो मांगता है सर, यहाँ पे हमारे पास अगर यूट्यूब पे नहीं है कोई इस तरह का, या कोई और हमारा लिंक नहीं है, तो अगर हम वो भी ना भरे तो तब भी नहीं ये सबमिट होता हमारा। मैम जो कुछ पैरामीटर है जिनमें एस्ट्रिक लगा होता है वो पैरामीटर मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वीडियो नहीं है तो वो उस वक्त मैंडेटरी नहीं है, बट फोटोज वगैरह के लिए उसमें मैंडेटरी कॉलम होता है, एस्ट्रिक मार्क होता है। तो आप अगर कोई आपके पास फॉर एग्जांपल आपने डेटा मेंटेन किया हुआ है, चार्ट वगैरह उसका कुछ बनाया हुआ है, तो आप उसकी फोटोज भी उस वक्त सबमिट कर सकते हैं। बाद में हमारी टीम जब कांटेक्ट करती है तब आप फॉर्म्स वगैरह, तब फोटोज वगैरह आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुरियर या पोस्ट के माध्यम नहीं सर, अगर यूआरएल ना भेजो लिख के, और अगर अपलोड कर लो, चलो फाइल्स अगर अपलोड करके करके मैंने देखी है, से। पर वो सबमिट जौन सा होता है वो होता ही नहीं, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, अपलोड लिख दिया, पर यूआरएल लिखा नहीं है, तो ये सबमिट तो होता ही नहीं है। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप इस पे www.isf.ziii.com पे देख लीजिएगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम को भी बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसा ग्लिच आ रहा है तो उसको एसएप एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए, जिससे क्वेरीज आ सके। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू आवर नोटिस, बिकॉज अभी तक जो कंसर्न है टीचर की तरफ से ये नहीं आया था, लेकिन अगर आप उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच फॉर श्योर हो सकता है। तो तो मैं जैसे, अपनी हाँ जी, कल मैंने जैसे आपके साथ अपना एक आइडियाज डिस्कस करा था, आपको याद होगा जौन सा मैंने 100% याद है, गेम्स हाँ के जी। थ्रू कराया था मैथ्स का, तो ये जौन सा है अब मैं वो कल से अपना डालने की कोशिश कर रही हूँ। जौन से हमारे पहले कोविड के आए थे फॉर्म्स, उसके अंदर मैंने इनको फीड करने की कोशिश करी, बट दे वर सेइंग दैट इट हैज ऑलरेडी बीन कॉपीड, ये ओके, लिखा हुआ आया, इट हैज एंड ऑलरेडी बीन कॉपीड। कॉपीड ये लिखा हुआ आया। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम फिर मैंने उसको अपने दूसरे मोबाइल से करा, फिर आया इट हैज बीन रिपीटेड, ये लिखा हुआ आया ऊपर। फिर उसके बाद ये मैंने आज ये www के थ्रू मैंने ये आज सुबह निकालने की कोशिश करी इसको, अब ये फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ये बीच में कोई अपनी फोटोग्राफ, वो मेरे से अब मांग रहा है फोटोग्राफ या फिर अपना ये दो लिंक वगैरह कुछ। मैम मैं आज इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको अपनी आइडिया सबमिशन टीम का एक कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, जिसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आपको दूसरा मोड बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। हालांकि आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज www.isf.ziii.com जो मैंने कमेंट बॉक्स पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है उस पर एक बार जाकर के ट्राई कर लें। और मीनवाइल टेक्निकल टीम को भी हम बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे ग्लिचेस आ रहे हैं जहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं तो उसको भी एसएप रिजॉल्व करने की कोशिश करें। For sure, I'm damn sure, 100% sure that this issue would get resolved by today itself, ma'am. So even I tried to put ये www पुनीत मदान ये भी करके मैंने देखा, तो ये उसके थ्रू भी नहीं गया, मैंने अपना लिंक ये बना के भेजा, पर वो भी नहीं, उसके थ्रू भी नहीं गया ये सारा। Okay. मैंने ये भी लिख के देखा है आज। Fine, नहीं वो फिर आप वेबसाइट देंगे तो मोस्ट ऑफ वो नहीं कंसीडर कर रहा होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने उसे ड्राइव पे अपलोड कर दिया, तो ड्राइव का जो लिंक है गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के बाद ड्राइव का लिंक वहाँ पे, अगर आपके पास कोई वीडियोस ऐसे हैं एक्टिविटी के, तो आप ड्राइव पे आपने सेव किया गूगल ड्राइव पे, और वो लिंक आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास यूट्यूब पे चैनल हो या यूट्यूब पे आपने उसका कोई वीडियो, आप ड्राइव पे सेव करके उसका लिंक भी सबमिट कर सकते हैं। सर मैं अपना नंबर मेरा ये फीड कर दूंगी बीच में, पर अगर बाई चांस ही होगा कि मैं, कई बार होता है कि आपके साथ थ्रू फेसबुक होती हूँ, तो वहां पे भी अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मेरे को कोई आंसर उसका मिलता नहीं है, तो ये बाई चांस ही कल से मेरा फिर कांटेक्ट आया आपके साथ फेस ओके। टू फेस जौन सा बोलने का, तो ये कई बार होते नहीं बात कर पाते, फिर देन हाउ विल आई बी एबल टू नो दैट कि हाँ ये आपने ये कांटेक्ट वो मेरे साथ डायरेक्टली कर लेंगे। Okay, so I'm mentioning my contact number here, my WhatsApp number I'm mentioning here. 9 foot, yeah, I have mentioned my
contact WhatsApp number over here. If you have any query regarding this program or about how you could send your innovative idea, you could just drop me a text at this number. So WhatsApp number मैंने आपको send कर दिया है. My name is Dhiren by the way. तो दूसरे टीचर्स जो भी कनेक्टेड हैं, अगर ऐसी कोई क्वेरी कोई कंसर्न आता है तो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी और यू कुड सेंड अ व्हाट्सएप टू मी एट दिस नंबर और बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज हमें भेज सकते हैं. थैंक्स सर. थैंक यू सो मच मैम. और टाइम एक्सीड हो रहा है, मुझे इशारा किया जा रहा है कि टाइम एक्सीड हो चुका है. आप सब हमारे साथ जुड़े और आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से तन्मयता के साथ सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच कि आप नवाचारों के सफर में हमारे साथ शामिल होते हैं और जो आप बहुत बेहतर कार्य अपने विद्यालय में कर रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी मिलती है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू जगदीश सर. सर थैंक यू सर. सर आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए था सर. हाँ सर, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है. आप अगर कमेंट बॉक्स पे देखेंगे तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दिया है सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. प्रणाम सर. थैंक यू सर. प्रणाम सभी को. थैंक यू सर. थैंक यू सर. कल फिर मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.